हेलो बच्चों, हाउ आर यू। बच्चों, आज देखेंगे हम अभिक्रिया वेग पर ताप का प्रभाव। अभिक्रिया वेग किस प्रकार परिवर्तित होता है ताप में परिवर्तन करने से। सामान्यतः अधिकांश अभिक्रियाओं का वेग ताप में वृद्धि करने पर बढ़ जाता है। ताप में वृद्धि करते हैं तो अभिक्रिया वेग में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। और प्रयोगों द्वारा देखा गया, प्रयोगों से पता चला कि ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की अगर वृद्धि कर दी जाए तो अभिक्रिया वेग में 2 से 3 गुना तक वृद्धि हो जाती है। ये निर्भर करता है अभिक्रिया पर। किसी अभिक्रिया का वेग ताप में 10 डिग्री की वृद्धि करने से 2 गुना हो जाता है, किसी अभिक्रिया का वेग ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने से 3 गुना हो जाता है, किसी अभिक्रिया का वेग ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने से 2.5 गुना हो जाता है। यानी 2 से 3 गुना तक वृद्धि होती है अभिक्रिया के वेग में अगर ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की जाए तो। देखो, अभिक्रिया का जो वेग है वो वेग स्थिरांक पर निर्भर करता है। हमने देखा है वेग नियम से वेग लिखते हैं अपन, वेग नियम से वेग लिखते हैं हम तो क्या लिखते हैं, k। यहाँ क्या लिखते हैं, अभिकारक की सांद्रता। मान लीजिए अभिकारक A है, B है, ठीक है। तो अभिक्रिया जो वेग है वो किस पर डिपेंड करता है, k पर। यानी ताप में जब वृद्धि की जाती है तो वेग स्थिरांक में वृद्धि होती है, और वेग स्थिरांक में वृद्धि होती है तो अभिक्रिया वेग में वृद्धि होती है। ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने से वेग स्थिरांक 2 से 3 गुना होता है, जिसके कारण अभिक्रिया वेग भी 2 से 3 गुना हो जाता है। मान लेते हैं, माना T कोई ताप है, T डिग्री सेल्सियस ताप पर वेग स्थिरांक कितना मान लेते हैं हम, kT। और T + 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर वेग स्थिरांक क्या है, kT + 10, ठीक। तो kT + 10 अपॉन kT का जो मान आएगा वो आएगा 2 से 3 तक, और इसको बोलते हैं क्या, ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है ना। kT + 10 और kT का अनुपात क्या कहलाता है, ताप गुणांक, और इसका मान होता है 2 से 3 तक। यानी 10 डिग्री सेल्सियस ताप के अंतर पर 2 अलग अलग वेग स्थिरांक हैं तो उनका जो अनुपात है वो ताप गुणांक कहलाता है, और ये कितना आएगा, 2 से 3। समझ में आ गई बात। इसका मतलब क्या हुआ कि ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने से वेग स्थिरांक कितना गुना हो गया, 2 से 3 गुना हो जाता है, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम मान लेते हैं क्या कि कोई ताप है 308 केल्विन। कितना है, 308 केल्विन। 308 केल्विन का मतलब 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वेग स्थिरांक, ठीक। और 298 केल्विन, 298 केल्विन जिसको कह सकते हैं हम 25 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक के, ठीक है। तो इनका अनुपात कितना होगा, 2 से 3। 2 अलग ताप ले लिए, 308 केल्विन या 35 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक, और 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक का अनुपात 2 से 3 होगा। समझ में आ गई बात। यानी ताप में कितनी वृद्धि हुई हो रही है यहाँ पर, 10 डिग्री सेल्सियस की। 10 डिग्री सेल्सियस ताप का अंतर है तो वेग स्थिरांक का जो अनुपात है वो कितना आएगा, 2 से 3, ठीक है। तो समझ में आ रहा है हमें कि 308 केल्विन पर जो वेग स्थिरांक होगा वो 298 केल्विन पर जो वेग स्थिरांक है उसका 2 से 3 गुना होगा।
क्लियर? देखो इसको ऐसे समझते हैं हम, मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करें तो केल्विन में कन्वर्ट करने पर क्या कर देंगे, इसको 273 ऐड कर देते हैं। पता है ना सबको, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या जोड़ देंगे उसमें, 273। तो क्या हो जाएगा, केल्विन में चेंज करें तो 293 केल्विन। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस पर मान लेते हैं वेग है कितना, 10 मोल पर लीटर पर सेकेंड। यह अभिक्रिया वेग है। 293 केल्विन ताप पर या 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी अभिक्रिया का वेग है 10 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ताप में 10 डिग्री की वृद्धि कर दें 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर, यानी 303 केल्विन ताप पर वेग क्या हो जाएगा, अगर मान के चलते हैं कि अभिक्रिया का वेग 2 गुना होता है। ठीक है, मान के चलते हैं अभिक्रिया का वेग 2 गुना होता है, 2 से 3 गुना बढ़ता है अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि 2 गुना बढ़ रहा है अभिक्रिया वेग। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 20 मोल पर लीटर पर सेकेंड। फिर इसी तरह 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दें, यानी 313 केल्विन टेम्परेचर कर दें तो वेग कितना हो जाएगा, 40 मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर? हर 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग दुगुना होता जाएगा। अगर 50 डिग्री सेल्सियस कर दें, यानी 50 डिग्री का सेल्सियस का मतलब 323 केल्विन टेम्परेचर कर दें तो वेग इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 80 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरह जब भी ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करेंगे अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, 2 गुना या 2 से 3 गुना तक हो जाता है। यह हमने एक स्पेशल एग्जाम्पल लिया है जिसमें हम ये मान कर चल रहे हैं कि अभिक्रिया का वेग हर 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर 2 गुना हो रहा है। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत नहीं। अब ताप में वृद्धि करने से अभिक्रिया वेग में वृद्धि क्यों होती है? 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि करने से अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना क्यों होता है, इसको समझें हम। देखो, ताप में वृद्धि करने से अभिक्रिया वेग में वृद्धि क्यों होती है, इसको ध्यान से समझना है। बिल्कुल सरल है, ध्यान से समझेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। हमने पढ़ा था संघट सिद्धांत, और संघट सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया का वेग 2 कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से कारक देखे थे हमने? एक तो क्या था, संघट आवृत्ति। संघट आवृत्ति जेड से जिसको लिखा था हमने, संघट आवृत्ति, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और दूसरा क्या था, प्रभावी टक्कर का अंश। ठीक है, ये 2 कारक हैं जिन पर अभिक्रिया वेग निर्भर करता है संघट सिद्धांत के अनुसार। अब अभिक्रिया वेग पर ताप के प्रभाव को भी हम इन दोनों कारकों के द्वारा ही समझ सकते हैं। देखो, संघट आवृत्ति से समझे हम पहले। देखो, संघट आवृत्ति होती क्या, हमने देखा था। संघट आवृत्ति क्या होती है? अभिक्रिया मिश्रण के इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली संघट की संख्या क्या होती है? संघट आवृत्ति। अभिक्रिया मिश्रण के इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली संघट की संख्या क्या कहलाती है? संघट आवृत्ति। ठीक है, अब देखो, संघट की संख्या ताप में वृद्धि करने से
अधिक हो जाती है, यानी संघट आवर्ती में वृद्धि होती है ताप में वृद्धि करने से। ताप में जब वृद्धि करते हैं तो अभिकारक अणुओं की जो औसत गतिज ऊर्जा है, अभिकारक अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा में क्या होती है? वृद्धि। ताप में वृद्धि करते हैं तो अभिकारक अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। अभिकारक अणु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो क्या होगा? अभिकारक अणु आपस में टकराने की जो दर है वो बढ़ जाती है, यानी टकराने की दर बढ़ जाएगी, यानी संघट आवर्ती में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और संघट आवर्ती में वृद्धि होने से क्या हो जाएगी? अभिक्रिया वेग में वृद्धि हो जाती है। क्लियर? तो ताप में वृद्धि करते हैं तो क्या होता है? औसत गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, और औसत गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है तो क्या होता है? संघट आवर्ती में वृद्धि होती है, और संघट आवर्ती में वृद्धि होती है तो क्या होगा? अभिक्रिया वेग में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्लियर हो गई बात? ताप बढ़ेगा, औसत गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। औसत गतिज ऊर्जा अणु गति करने की दर बढ़ जाएगी तो संघट आवर्ती बढ़ जाएगी, और संघट आवर्ती बढ़ जाएगी तो अभिक्रिया वेग भी बढ़ जाएगा। लेकिन ये देखा गया कि ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की जब वृद्धि करते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस की ताप में वृद्धि करते हैं तो औसत गतिज ऊर्जा जो है ना वो 2 से 3% बढ़ती है। ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर औसत गतिज ऊर्जा में 2 से 3% ही वृद्धि होती है, यानी संघट आवर्ती में 2 से 3% ही वृद्धि होनी चाहिए, और संघट आवर्ती में 2 से 3% की वृद्धि होगी तो अभिक्रिया वेग में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आना चाहिए। लेकिन हमने पढ़ा है क्या कि 10 डिग्री सेल्सियस अगर ताप में वृद्धि करते हैं तो अभिक्रिया का वेग कितना हो रहा है? 2 से 3 गुना, और 2 से 3 गुना का मतलब 200 से 300% अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने से। लेकिन यहाँ पर संघट आवर्ती में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि औसत गतिज ऊर्जा में तो बहुत कम परिवर्तन आ रहा है, 2 से 3% ही वृद्धि होती है ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने से, तो संघट आवर्ती में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग भी इसके कारण संघट आवर्ती में वृद्धि के कारण बहुत ज़्यादा परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अभिक्रिया का वेग तो कितना बढ़ रहा है? 200 से 300%, 2 से 3 गुना का मतलब 200 से 300% बढ़ रहा है। जबकि अगर इसकी बात करें तो अभिक्रिया के वेग में तो बहुत कम परिवर्तन आना चाहिए। क्लियर हो गई बात? दोबारा समझेंगे हम। देखो, हमने पढ़ा है कि ताप में वृद्धि करने से औसत गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, और औसत गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने से संघट आवर्ती में वृद्धि हो रही है, और संघट आवर्ती में वृद्धि होगी तो अभिक्रिया वेग में वृद्धि होती है। लेकिन ताप में जब 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करते हैं तो औसत गतिज ऊर्जा में कितने परिवर्तन आ रहा है? 2 से 3%, और 2 से 3% औसत गतिज ऊर्जा बढ़ रही है तो संघट आवर्ती में भी इतना ही परिवर्तन आएगा, और संघट आवर्ती में भी इतना ही परिवर्तन आएगा तो अभिक्रिया वेग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने देखा है 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि करने से अभिक्रिया का वेग कितना हो रहा है? 2 से 3 गुना। कितना होगा? 2 से 3 गुना। 2 से 3 गुना का मतलब क्या होता है? 200 से 300% बढ़ता है अभिक्रिया का वेग। तो क्यों बढ़ता है? वही संघट आवर्ती में वृद्धि होने से तो अभिक्रिया का वेग 200 से 300% नहीं हो रहा, तो क्यों हो रहा है? तो इसको देखेंगे हम दूसरे कारक के द्वारा, प्रभावी टक्कर के अंश से हम इसको समझेंगे। देखो, अब प्रभावी टक्कर का अंश से इसको समझें। प्रभावी टक्कर होती क्या है हमने पढ़ा है। प्रभावी टक्कर, देखो संघट हमने देखा था संघट सिद्धांत में कि अभिकारक के अणुओं की भी संघट होती हैं, और संघट भी 2 तरह की होती हैं, प्रभावी संघट और अप्रभावी संघट। प्रभावी संघट होने से ही अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है। प्रभावी संघट क्या होती हैं? दहली ऊर्जा युक्त अणुओं के मध्य होने वाली संघट या सही अभिविन्यास में होने वाली संघट, जिसके कारण अभिकारक उत्पाद में बदलता है। तो प्रभावी संघट के कारण ही अभिकारक उत्पाद में बदलता है, ये ध्यान रखना। यानी प्रभावी संघट होगी तो अभिकारक उत्पाद में बदलेगा।
अब प्रभावी संघटन पर क्या प्रभाव पड़ता है ताप में वृद्धि करने से, उसकी बात करेंगे अपन। तो ये देखा गया कि ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करते हैं तो प्रभावी संघटन का जो अंश है ना, प्रभावी संघटन का अंश वो 2 से 3 गुना हो जाता है। समझ में आ गई है बात? अब ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने से प्रभावी संघटन का अंश जो है वो 2 से 3 गुना हो जाता है, और प्रभावी संघटन का अंश 2 से 3 गुना होने के कारण ही अभिक्रिया वेग भी 2 से 3 गुना हो जाता है, क्योंकि प्रभावी संघटन होने से ही अभिकारक उत्पाद में बदलता है, और प्रभावी संघटन का अंश 2 से 3 गुना हो जाएगा तो अभिक्रिया का वेग भी 2 से 3 गुना हो जाएगा। क्लियर? इसीलिए अभिक्रिया का वेग ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने से 2 से 3 गुना होता है। यानी देखो यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि करने से संघट्ट आवृत्ति में वृद्धि हो रही है, और संघट्ट आवृत्ति में जो वृद्धि हो रही है वो ज़्यादातर कौन सी है? प्रभावी संघट्ट में ही वृद्धि होती है। जो संघट्ट आवृत्ति वृद्धि हो रही है वहाँ जो संघट्ट होगी वो सारी कौन सी होंगी? ज़्यादातर कौन सी होंगी? प्रभावी संघट्ट होगी, और प्रभावी संघट्ट का अंश कितना हो जाएगा? 2 से 3 गुना। यानी ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने से प्रभावी संघट्ट का अंश 2 से 3 गुना हो जाता है, इसलिए अभिक्रिया का वेग भी 2 से 3 गुना हो जाता है। क्लियर? अब इसको हम समझते हैं मैक्सवेल और बोल्ट्जमान के ऊर्जा वितरण वक्र से। ठीक है, तो हम देखेंगे अब मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण वक्र, जिससे हमें यह समझ में आएगा कि प्रभावी संघट्ट का अंश 2 से 3 गुना किस प्रकार हो जाता है। मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण वक्र। ठीक है, देखो मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण वक्र क्या है इसको समझे। अभिकारक के जो अणु होते हैं अभिक्रिया के अंदर, उन सबकी ऊर्जा समान नहीं होती। समझ गए? अभिक्रिया में जो अभिकारक के अणु भाग लेते हैं उन सबकी ऊर्जा समान नहीं होती है, उन सबकी ऊर्जा अलग अलग होती है, और वो आपस में टकरा करके, जब वो आपस में टकराते हैं तो अपनी ऊर्जा का क्या करते हैं? हस्तांतरण करते हैं, ऊर्जा एक दूसरे को दे देते हैं आपस में टकरा करके। क्लियर? अब मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने क्या किया? अणुओं के अंश और ऊर्जा के बीच वक्र खींचा। किस तरह का वक्र आया? अणुओं का अंश, ऊर्जा युक्त अणुओं के अंश, मान लीजिए ये अणुओं का अंश ले लेते हैं अपन, ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश। ठीक है, और इधर ले लेते हैं क्या? ऊर्जा। इधर तो अणुओं का अंश है और इधर क्या है? ऊर्जा है। अणुओं का अंश Ne/Nt से लिख सकते हैं अपन इसको, Ne/Nt। E ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश, ठीक है। Ne ऊर्जा युक्त अणुओं की संख्या है, Nt टोटल अणुओं की संख्या है। E ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश, Ne/Nt का मतलब क्या है? E ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश। अब और इधर क्या है? ऊर्जा E। ठीक है, अणुओं के अंश और ऊर्जा के बीच में ग्राफ खींचते हैं हम, तो इस तरह का ग्राफ आता है। इस तरह का ग्राफ आता है अणुओं के अंश और ऊर्जा के बीच में। जो ग्राफ से पता चल रहा है ऊपर की तरफ तो बढ़ रहा है अणुओं का अंश और इधर की तरफ बढ़ रहा है अणुओं की ऊर्जा।
तो इधर की तरफ अणुओं की ऊर्जा में वृद्धि होती जा रही है। अब ज़्यादा ऊर्जा वाले अणुओं का अंश तो है कम, मान लीजिए ये है ई ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश कितना होगा, इसके इधर की तरफ देखें तो लगभग कितना, यानी कम है, ठीक है। और इधर की तरफ आते जा रहे हैं तो अणुओं का अंश बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पर ऊर्जा कम है तो कम ऊर्जा वाले अणुओं का अंश भी क्या है, कम है। ये कम ऊर्जा वाले अणुओं का अंश, ये ई ऊर्जा से ज़्यादा ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश है। और ज़्यादातर अणुओं की ऊर्जा, बीच में जैसे मैंने लाइन खींची, ज़्यादातर अणुओं की ऊर्जा इन दोनों के बीच में है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। ज़्यादातर अणुओं की ऊर्जा इन दोनों के क्या है, यहाँ से यहाँ तक बीच में, ठीक है। ये कम ऊर्जा वाले अणुओं का अंश है जो भी कम है, और ये ज़्यादा ऊर्जा वाले अणुओं का अंश है जो भी कम है। इधर की तरफ ऊर्जा बढ़ रही है तो ज़्यादा ऊर्जा वाले अणुओं का अंश, इधर की तरफ ऊर्जा घट रही है तो कम ऊर्जा वाले अणुओं का अंश, और ज़्यादातर अणुओं का अंश ये है। मान लीजिए इसमें 200 अभिकारक के अणु हैं तो 25 अणुओं की ऊर्जा तो है ई से ज़्यादा, और 25 अणुओं की ऊर्जा है इस ऊर्जा से कम, और बच गए 150 अणुओं की ऊर्जा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो ज़्यादातर अणुओं की ऊर्जा बीच की रहती है। ये जो ऊर्जा है ई ऊर्जा, ये है दहली ऊर्जा। ये कौन सी ऊर्जा है, दहली ऊर्जा, यानी इससे ज़्यादा ऊर्जा वाले जो अणु हैं, अभिकारक के अणु हैं, इससे इधर की तरफ वाले, उनमें होगा प्रभावी संघट। क्या संघट होगा, प्रभावी संघट, और प्रभावी संघट होने के कारण वो क्या बनाएंगे, उत्पाद। तो इधर की तरफ ये जो अंश है ना, ये अंश यहाँ से यहाँ तक, ये जो अंश है ये प्रभावी संघट वाले अणुओं का अंश है, प्रभावी संघट युक्त अणुओं का अंश। समझ में आ गई बात। तो इस ग्राफ से यह है मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण वक्र, जिससे हमें पता लग रहा है कि सभी अणुओं की ऊर्जा समान नहीं है। कुछ अणुओं की ऊर्जा इतनी है, कुछ अणुओं की ऊर्जा इतनी है, बढ़ती जा रही है। कम ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या भी, अणुओं का अंश भी क्या है, कम है, और ज़्यादा ऊर्जा वाले अणुओं का अंश भी क्या है, कम है। ऊपर की तरफ जितनी ऊंचाई होगी अणुओं का अंश उतना ही ज़्यादा होगा, समझिए। ऊंचाई ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है, अणुओं का अंश बढ़ता जा रहा है, और इधर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ऊर्जा बढ़ती जा रही है। तो ज़्यादा ऊर्जा वाले अणुओं की ऊंचाई कम है, यानी अणुओं का अंश कम है, और कम ऊर्जा वाले अणुओं की ऊंचाई भी कम है, अणुओं का अंश कम है। और ज़्यादातर अणुओं की जो ऊर्जा है उनका अंश यहाँ तक है, ठीक है। तो ज़्यादातर अणुओं की ऊर्जा बीच की रहती है। क्लियर हो गई बात। और यहाँ ई ऊर्जा जो है दहली ऊर्जा, इससे ज़्यादा ऊर्जा वाले जो अणु हैं वो प्रभावी संघट करेंगे, यानी ये जो अभिकारक हैं, ये जो अभिकारक अणुओं का अंश है ये उत्पाद में बदलेगा, इतना अंश, ठीक। समझ में आ गई बात। अब ताप में वृद्धि करने पर क्या होता है, क्या होता है ताप में वृद्धि करते हैं तब। ताप में वृद्धि करने पर क्या होगा, ये जो बीच की ऊर्जा वाले अणुओं का अंश है इसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वृद्धि, ठीक है। ताप में वृद्धि करेंगे तो ई ऊर्जा वाले यानी दहली ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश बढ़ जाएगा, यानी प्रभावी संघट करने वाले अणुओं का अंश बढ़ जाता है। कैसे, जैसे ये देखते हैं हम, यहाँ से ताप में वृद्धि कर दी हमने तो ये इसकी ऊंचाई नीचे की तरफ आ जाएगी, ऊंचाई नीचे के मतलब ये ऊर्जा वाले अणुओं का अंश घट जाएगा और ज़्यादा ऊर्जा वाले अणुओं का अंश बढ़ जाएगा। समझ में आ गई बात। ये नीचे की तरफ आ गया, पहले यहाँ था यहाँ आ गया, ऊंचाई घट गई, ऊंचाई घट गई मतलब अणुओं का अंश घट रहा है, और ये अणुओं का अंश घट करके यहाँ से हट करके किधर चला गया, इधर चला गया, आगे की तरफ फैल गया, आगे की तरफ चला गया मतलब ऊर्जा में क्या हो गई, वृद्धि। यहाँ से घट करके आगे की तरफ चला गया मतलब कि ई ऊर्जा युक्त अणुओं के अंश में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ई ऊर्जा युक्त अणुओं के अंश में क्या हो गई, वृद्धि। और ये ई ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश पहले से क्या हो गया, 2 गुना। पहले ई ऊर्जा वाले अणुओं का अंश इतना है, ठीक, और बाद में ई ऊर्जा वाले अणुओं का अंश इतना हो गया, तो ये पहले की तुलना में लगभग क्या हो जाता है, 2 गुना।
क्या हो जाता है, लगभग 2 गुना हो जाता है। तो लगभग 2 गुना होने के कारण अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये जो ग्राफ है ये तो है T टेम्परेचर पर, और ये कब है, T+10 टेम्परेचर पर। ठीक है, T टेम्परेचर पर ये वक्र जा रहा है, E ऊर्जा से ज़्यादा ऊर्जा वाले अणुओं का अंश है इतना, यानी प्रभावी संघट करने वाले अणुओं का अंश है इतना। ठीक है, और जब T+10 ताप में 10 डिग्री की वृद्धि कर दी तो अणुओं का अंश हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी पहले से क्या हो गया, लगभग 2 गुना। और पहले से 2 गुना होने के कारण अभिक्रिया का वेग भी 2 गुना हो जाता है। क्लियर। तो ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने से अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभावी संघट करने वाले अणुओं के अंश में वृद्धि हो जाती है, यानी ई ऊर्जा यानी दहली ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश लगभग 2 गुना हो जाता है ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर। इसलिए अभिक्रिया का वेग भी 2 गुना हो जाता है। क्लियर। तो यह है मैक्सवेल बोल्ट्जमान का ऊर्जा वितरण वक्र, और जिससे हमें समझ में आ रहा है कि ताप में वृद्धि करने से अभिक्रिया का वेग लगभग 2 गुना या 2 से 3 गुना क्यों हो रहा है। क्लियर। ये वक्र तो कब है, जब ताप कितना है, T। ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर मध्यवर्ती ऊर्जा वाले अणुओं का अंश घट गया और ज़्यादा ई ऊर्जा से ज़्यादा ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश बढ़ गया, और वो अंश हो गया लगभग 2 गुना। इसलिए अभिक्रिया का वेग भी हो गया लगभग 2 गुना या 2 से 3 गुना। क्लियर। तो ताप में वृद्धि करने से अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है, और ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने से अभिक्रिया का वेग में 2 से 3 गुना तक वृद्धि हो जाती है। अभिक्रिया के वेग में 2 से 3 गुना तक वृद्धि क्यों हो जाती है, इसको समझा हमने मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण वक्र की सहायता से। ये वक्र पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, आ चुका है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान का ऊर्जा वितरण वक्र लिखिए, या इस वक्र की सहायता से समझाइए कि ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने से अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना क्यों हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ जो आज आपने पढ़ा है वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को अगर आपने पूरा देखा होगा तो बिल्कुल अच्छा समझ में आएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जिसने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, और ये जो आज हमने पढ़ा है इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लें।